स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू 11th साइंस एंड इन द सीरीज ऑफ फिजिक्स वीडियो लेक्चर्स। ओके स्टूडेंट्स, नो अभी तक आपने 10th स्टैंडर्ड तक साइंस में क्या क्या पढ़ाई की। जैसे 10th में आपको एक सब्जेक्ट था साइंस, ओके, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ओके, तो ये कुछ मेन सब्जेक्ट्स थे साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स में आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, जैसे कि रिलेटेड टू लाइट, ह्यूमन आई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, सोर्सेस ऑफ लाइट भी, है ना। वैसे केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, metals, non-metals, right? Chemical reactions and equations, periodic classification of elements. Okay. वैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट में भी आपने बहुत सारा पोर्शन पढ़ाई किया है, जैसे लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, राइट। अब 10th स्टैंडर्ड का जो आपको सब्जेक्ट था साइंस, इसमें मेनली मेजर पोर्शन जो है वो बायोलॉजी का था। ओके, मेजर पोर्शन बायोलॉजी का था और कुछ चैप्टर्स फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के थे। तो जैसे मैंने अभी कहा आपको, जैसे लाइट सेक्शन, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये कुछ टॉपिक आपने देखे होंगे। इससे पहले 8th 9th में साउंड, ग्रेविटेशन, ये कुछ पार्ट आपने पढ़ा होगा। सो दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू फिजिक्स, ये टॉपिक्स फिजिक्स से रिलेटेड है। ओके, नो अब 11th साइंस देखिए, यहां पर 11th साइंस से क्यों लेना है, ओके, व्हाई, और 11th साइंस की पढ़ाई कैसे करनी, उसमें बैरियर्स क्या क्या आ सकते हैं, ये आज के लेक्चर में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर एक बार हमें कुछ बैरियर्स, मतलब कौन कौन सी डिफिकल्टीज आ जाती है, अगर ये पता चलता है तो हम उसकी पढ़ाई बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए आज के लेक्चर में हम फिर 11th साइंस में पढ़ाई कैसे करनी है और यही 11th साइंस स्ट्रीम क्यों हमें सेलेक्ट करना है, 11th साइंस में एडमिशन क्यों लेना है, ये भी हम मतलब डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नो 11th साइंस। अब 11th साइंस में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अब आपको 10th स्टैंडर्ड में साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये टोटल तीनों सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स साइंस सब्जेक्ट के अंदर थे। ओके, नाउ आपको 11th साइंस में क्या होगा, फिजिक्स अलग से सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री अलग से होगा, बायोलॉजी अलग से होगा, मैथ अलग होगा। ओके, तो इसमें मैथ भी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप बन जाते हैं, PCMB, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। और एक ग्रुप होता है PCB, जिसमें मैथ नहीं होता है, ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और तीसरा ग्रुप होता है PCM, इसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं होता है, मैथमेटिक्स होता है। ओके, तो दिस इज नोन एज जनरल ग्रुप, दिस इज नोन एज बायोलॉजी ग्रुप एंड दिस इज मैथ ग्रुप। लेकिन इसमें तीनों ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉमन है। ओके, जैसे PCB ग्रुप आपको पता है, मेडिकल लाइन, मेडिकल अगर फील्ड में जाना है, ओके, तो PCB ग्रुप इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी सब्जेक्ट मेन है। अगर आपको इंजीनियर साइड में जाना है तो वहां पर PCM ग्रुप, मतलब मैथ ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप दोनों ग्रुप के बारे में सोच रहे होंगे तो फिर PCM भी, राइट। अब यहाँ पर एक जनरल ऐसा एक्सपीरियंस है, देखिए कि 10th स्टैंडर्ड तक, देखिए 10th स्टैंडर्ड की जो एग्जाम होती है वो आपको पास करवाने के लिए होती है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों को 90%, 95%, मतलब 80, 85, 90, 95, ओके,
और बेस्ट ऑफ 5 की वजह से 100 आउट ऑफ 100% भी मिल जाते हैं कुछ बच्चों को। तो 95 अगर हम कंसीडर करते हैं, एक स्टूडेंट है जिसको 95% 10th में मिला है, लेकिन वही 12th स्टैंडर्ड में क्या होता है, उसको 80% स्कोर करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 11th साइंस के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कुछ हायर लेवल के होंगे कंपेयर टू 10th स्टैंडर्ड, राइट। अब यहां पर क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड में आपको फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स में क्या होता है, जैसे न्यूमेरिकल्स, ये इजी लेवल के होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन लेवल, इंफॉर्मेशन लेवल के होते हैं, ठीक है। अब 11 या 12 में ऐसा क्या हो जाता है कि स्ट्रगलिंग हो जाता है, मतलब जो 95% स्कोर करता है स्टूडेंट 10th में, उसी को 80% या 85% स्कोर करने के लिए बहुत दिक्कत आती है, मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसी क्या बात होती है यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड कुछ लिमिटेशंस या फिर हम कहेंगे कि कुछ डिफिकल्टीज, ऐसे क्या बैरियर्स आ जाते हैं, ओके, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा फर्स्ट, जैसे देखिए 10th अगर स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ गया तो कुछ बच्चे साइंस के बारे में क्या सोचते हैं कि सपोज इंग्लिश लैंग्वेज है, अब मीडियम का भी यहाँ पर इफेक्ट होता है, जैसे नंबर 1 मीडियम, ओके। तो कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं, नंबर 1 मीडियम। मीडियम मतलब क्या कि अगर किसी का मराठी मीडियम होगा, सेमी इंग्लिश, अगर सेमी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी लैंग्वेज से रिलेटेड। लेकिन अगर मराठी मीडियम से कोई स्टूडेंट्स है तो सोच सकता है कि मेरी इंग्लिश लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है, फिर मुझे 11th साइंस या 12th साइंस ये बेयर हो सकता है या नहीं। लेकिन वहां पर आपको सेकंड लैंग्वेज तो इंग्लिश थी, ओके, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश थी, तो इंग्लिश अगर बेसिक लेवल तक भी आपको आ जाता है तो कि यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, मतलब मीडियम ये ज्यादा बैरियर नहीं है, ओके, ये मीडियम ज्यादा बैरियर नहीं। अब सेकंड पॉइंट कौन सा हो सकता है कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्किल कहो या इसे लेवल कहो, ओके, एप्लीकेशन लेवल। जैसे देखिए मैंने अभी कहा था कि 10th स्टैंडर्ड तक आपको जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स या कोई क्वेश्चंस था, ये कैसे थे कि टॉपिक के बाद एट द एंड ऑफ द टॉपिक वहां पर कुछ थ्योरी क्वेश्चंस थे या कुछ न्यूमेरिकल्स थे, और उसी से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते थे, ओके, उतनी आपको तैयारी करनी होती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि एप्लीकेशन लेवल आपको बढ़ाना होगा, एप्लीकेशन लेवल आपको बढ़ाना होगा, राइट। जैसे 10th स्टैंडर्ड तक इंफॉर्मेशन लेवल से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम, वही यहाँ पर एप्लीकेशन लेवल से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। अब 10th तक आपने इंफॉर्मेशन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अभी आपको इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना होगा, ओके। जैसे ग्रेविटेशन टॉपिक आपको 9th में हुआ था, तो ग्रेविटेशन टॉपिक में सपोज आपको दो ऑब्जेक्ट्स दिए, मास m1 मास m2, और उनके बीच डिस्टेंस दिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज आपको फॉर्मूला पता है यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r², ओके। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपको दी जाती है, मास दोनों का कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स कितना है, g तो कांस्टेंट है ना, 6.67 10⁻11 उसकी वैल्यू, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब पुट वैल्यूज एंड गेट आंसर, इतना इजी रहता है। सो दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन लेवल, ओके। लेकिन अभी इसी इंफॉर्मेशन मतलब ग्रेविटेशन, अब यहां पर ग्रेविटेशन, ओके, ग्रेविटेशन, अब इसमें ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट है, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g, ओके, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको राउंडेड अप हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा भी याद रख सकते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन, ओके। कैपिटल G अलग है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम
थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये रिटर्न आ जाती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ये तो हमें पता है। सपोज एप्लीकेशन लेवल पर न्यूमेरिकल कैसा हो सकता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कंसीडर कीजिए बॉल है, अगर उसको हम थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, राइट, विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, कितनी वेलोसिटी? 50 मीटर पर सेकंड, तो ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड कम हो जाएगी, राइट, और कुछ हाइट अटेन करने के बाद वो रेस्ट हो जाएगा और इमीडिएटली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ आएगा, और जब वो नीचे की तरफ आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग रहती है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि हमने उस बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है। ओके, तो ऊपर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा और वापस नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो हमें टाइम ऑफ एसेंट मतलब क्या होता है? फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द मैक्सिमम हाइट जो टाइम लगता है दैट इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट, और फिर से अगर वो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड लेवल तक आ जाता है दैट इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट, एंड टोटल टाइम इज नोन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें क्या करना है, एग्जांपल देखिए फिर से, अगर एक बॉल है 50 मीटर पर सेकंड से उसको हमने प्रोजेक्ट किया है, तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा ये निकालना है। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चंस हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशन का एप्लीकेशन करना होता है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इसको थ्रो करते हैं हम ऊपर की तरफ विथ इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड, ये ग्राउंड लेवल है यहाँ पर, तो कुछ हाइट ऊपर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाती है, बिकॉज एज द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड। ओके, अब यहाँ पर हमें लॉजिक कैसे लगाना है ये यहाँ पर देखना है हमें। तो वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, यहाँ पर जीरो जाएगी, फिर वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच करता है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये टाइम निकालना है हमें। सो ग्राउंड लेवल टू मैक्सिमम हाइट नोन एज टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड लेवल इट इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, और टोटल टाइम कितना लगेगा दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसमें भी फॉर्मूलाज होंगे, उसमें अगर हम वैल्यूज पुट अप करते हैं तो उससे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन बाय एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक देखिए आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर स्पीड इंक्रीजिंग होगी, ओके, व्हाइल मूविंग डाउनवर्ड। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज कितनी होती है? वेलोसिटी चेंज कितनी होती है? दैट इज, देखिए अब यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कैसे लिखते हैं हम? 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। ओके, सेकंड इनटू सेकंड, अगेन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सो हर एक सेकंड में यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड। मतलब जैसे हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड के बाद अगर यहाँ पर पहुंचता है ऑब्जेक्ट तो उसकी स्पीड कितनी कम होगी? 10 मीटर पर सेकंड से कम होगी। मतलब एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 40 मीटर पर सेकंड। फिर आगे एक सेकंड के बाद फिर से उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी। अब कितनी बचेगी? 30, 20, 10 और मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगी। ओके, तो मुझे बताइए 50 मीटर पर सेकंड से 0 स्पीड होने तक कितना वक्त लगा है यहाँ पर? 5 सेकंड, करेक्ट। बिकॉज और वापस देखिए, अगर मैक्सिमम हाइट से वही ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ जाता है तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी बढ़नी है? 10 मीटर पर सेकंड से बढ़नी है। तो देखिए 0 है, एक सेकंड के बाद कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद कितनी होगी? 20, 30, 40 एंड 50 मीटर पर सेकंड। मतलब टाइम ऑफ एसेंट 5 सेकंड, टाइम ऑफ डिसेंट 5 सेकंड। इसका और कंक्लूजन क्या निकल सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम हो जाते हैं। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम कितना लगता है किसी ऑब्जेक्ट को? अगर 50 मीटर पर सेकंड से हम उसको लॉन्च करते हैं, ओके, प्रोजेक्ट अप करते हैं, तो वापस वही ग्राउंड लेवल तक आने के लिए उसको टोटल टाइम कितना लगेगा? 5 + 5 10। तो इसी तरह से एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर हमें जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना होता है।
और अभी तक आपने क्या किया है, जो फॉर्मूलेज है पुट वैल्यूज एंड गेट आंसर, ये तरीका आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। लेकिन अब आपको 11th साइंस में, फिजिक्स में क्या करना होगा, उसी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना होगा। ओके, अगर हम इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं तो दैट इज नोन एज नॉलेज या साइंस, दैट इज नोन एज साइंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए और एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, मतलब आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन मतलब जो हमने अभी तक पढ़ाई की है, ओके, और जब उस इंफॉर्मेशन का हम एप्लीकेशन करते हैं तभी उसको नॉलेज या साइंस कहते हैं। ओके, अब देखिए फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम हमें पता है सन होता है एट द सेंटर, ओके, एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब सोलर सिस्टम में अब इंफॉर्मेशन क्या है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन होगी। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हाउ सन इज प्रोड्यूस्ड, सन कैसे तैयार हुआ है, व्हाई द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब इसके आंसर्स अगर हमें पता करने हैं तो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना होगा। राइट स्टूडेंट्स, जैसे देखिए और एक एग्जांपल जो हमने राइट सेक्शन में देखा था, रेनबो। ओके, तो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, ये इंफॉर्मेशन होगी, इसको हम कई बार अप्लाई कर नहीं सकते। ओके, कि कौन कौन से कलर्स होते हैं तो हम लिस्ट बना सकते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड लास्ट वाला वायलेट, मतलब रेड से लेकर वायलेट तक या फिर वायलेट से लेकर रेड तक, तो ये इंफॉर्मेशन होगी। ओके, लेकिन अगर रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ओके, रेनबो में 7 कलर ही क्यों होते हैं, अगर इस क्वेश्चन के आंसर हमें पता करने होंगे तो हमें फिर इंफॉर्मेशन अप्लाई करना होगा। जैसे आपको भी पता है रेनबो कैसे फॉर्म होता है, इसमें कौन कौन से लाइट फेनोमेना इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, प्राइमरी रेनबो, सेकंड रेनबो, फिर 7 कलर्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से मतलब किसी भी फेनोमेनन में अगर हमें ये क्वेश्चन अराइज हो जाते व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, ओके, तो यहाँ पर इसके आंसर्स हमें पता करने के लिए क्या लगेगा, लॉजिक अप्लाई करना होगा। ओके, तो दैट इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए अगर आपको इंफॉर्मेशन है, ओके, उसका अगर आप लॉजिक अप्लाई करते हैं या किसी भी, जैसे हमारे नेचर्स में बहुत सारे फेनोमेना होते रहते हैं, अगर उसके पीछे उसका रीजन हम देते हैं, मतलब इफ वी आर एबल टू गिव द रीजंस विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, तो दैट इज कॉल्ड नॉलेज और साइंस। इट इज आल्सो नोन एज शास्त्र, साइंस। ओके, तो साइंस इसे कहते हैं, मतलब साइंस में आपको क्या करना होता है, किसी भी घटना के पीछे या फेनोमेनन्स के पीछे कौन कौन से इंफॉर्मेशन, उसका एप्लीकेशन होता है, लॉजिक होता है, ये आपको यहाँ पर ये स्किल आपको डेवलप करनी होती है। राइट स्टूडेंट, जैसे देखिए अब यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मैं आपको कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूँ। अगर फिजिकल क्लास होता है तो फिर मैं बच्चों के एक्सप्रेशन से या बच्चों से इंटरेक्ट डायरेक्टली कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप ही मुझे अभी देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर कैसे बनाया होगा, इसके पीछे कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन सा नॉलेज यहाँ पर अप्लाई किया होगा, लॉजिक क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पर सामने मेरा मोबाइल रखा है स्टैंड बनाकर, ठीक है, तो वहां पर रिकॉर्डिंग मोड पर कैमरा है, तो यहाँ पर जो भी मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, और वो रिकॉर्ड होने के बाद उसमें एक सिम कार्ड होता है, सिलिकॉन चिप होती है, मेमोरी कार्ड उसमें स्टोर होता है। अब जैसे मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ वो वैसे आपको नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसको कॉम्प्रेस करना होता है, एडिटिंग करना होता है, फिर जाके मैं उसको YouTube पे अपलोड करता हूँ और आप उसकी लिंक जो होगी उसको आप देख पा रहे हो, राइट। अब उसमें भी क्या होता है कि जो लाइट रेज आपके मोबाइल स्क्रीन से आ रहे हैं, दैट एंटर आवर आई, दैट मींस इनिशियली इट इंसिडेंट ऑन आवर आई लेंस। तो आई लेंस कॉन्वेक्स टाइप का होता है जो रेज को कॉन्वर्ज करता है,
दैट फॉल्स ऑन द रेटिना। और रेटिना पर लाइट सेंसिटिव सेल्स बहुत सारे होते हैं, ओके। उसके अगर हम एक्टिवेट हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती है, दैट इलेक्ट्रिक पल्स पासेस थ्रू द नर्वस सिस्टम टू योर ब्रेन, करेक्ट है ना। अब ये फिनोमेना आपने कुछ 9th या 10th में ह्यूमन आई इसमें पढ़ा होगा, राइट। अब ये ब्रेन के पास पहुंचने के बाद वो जो सेंसेशन है उसके आधार पर आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल रही, मतलब वीडियो ऑडियो आप सुन पा रहे, मुझे देख पा रहे, ओके स्टूडेंट्स। तो किसी भी नेचुरल फिनोमेनॉन्स के पीछे क्या लॉजिक है, ओके, उसका हम रीजन देते हैं। मतलब जब हम रीजनिंग देते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, तब इंफॉर्मेशन बन जाती है नॉलेज या फिर साइंस, ओके। तो यहाँ पर ये बैरियर, तो इस बैरियर को हम इस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो ये इतना भी ज्यादा बैरियर नहीं है यहाँ पर। आज का जो जमाना है वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कंपटीशन सब तरफ है। हमें किसी भी फील्ड में अगर करियर बनाना है तो वहां पर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करनी होती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। और जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आपको नीट एग्जाम देनी होती है, इंजीनियर साइड में जाना है तो आपको जेईई या सीईटी एग्जाम देनी होती है, या फिर आपको मैनेजमेंट बिजनेस में जाना है तो एमबी उसकी में एंट्रेंस एग्जाम होती है। मतलब किसी भी फील्ड में अगर आपको करियर करना है तो वहां पर आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, ओके। और उसमें एंट्रेंस एग्जाम में ये रीजनिंग लॉजिक अप्लाई करना, ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आपका एक बार स्किल मतलब डेवलप हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर ये स्किल आपकी डेवलप हो जाती है, कौन सी स्किल, कि इंफॉर्मेशन को अप्लाई कैसे करना है, ओके। तो दैट इज व्हाइल गिविंग रीजनिंग, अगर आप इंफॉर्मेशन को लॉजिक के साथ अप्लाई करते हो तो ये स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है। और अगर ये एक बार स्किल आपकी डेवलप हो जाती है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपर ही रहेंगे या फिर उसमें आपको सक्सेस ही मिल सकता है, ओके। अब ये एप्लीकेशन लेवल वाला जो फंडा है, स्किल है, ये मेरे ख्याल से ज्यादातर बेहतरीन तरीके से कौन डेवलप कर सकता है, 11th साइंस, ये स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम भी डेवलप कर सकती है, ओके। मतलब आर्ट या कॉमर्स अदर जो फील्ड है इसमें भी ये स्किल डेवलप होती है, लेकिन बेहतरीन तरीके से ये स्किल कौन डेवलप कर सकता है, सिर्फ 11th साइंस या साइंस स्ट्रीम। दूसरी और बात टेक्निकल, ध्यान से सुनिए, टेक्निकल बात कौन सी देखिए। अगर आप 11th साइंस या साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो, ठीक है, साइंस स्ट्रीम अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये तो आपके एप्लीकेशन लेवल, ये स्किल तो ऑटोमेटिकली अगर आप हॉनेस्टली पढ़ाई करते हो तो ये डेवलप हो सकता है, ये स्किल डेवलप हो सकती है, ओके। नाउ अगर साइंस स्ट्रीम आप सेलेक्ट करते हो तो आप 12th साइंस के बाद, ओके, अलग अलग स्ट्रीम में जा सकते हो। मतलब आर्ट कॉमर्स या अदर फील्ड में भी आप जा सकते हो, वो रास्ता आपके लिए खुला रहता है। लेकिन टेक्निकल डिफिकल्टी यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। अगर आप 11th साइंस या साइंस स्ट्रीम के अलावा दूसरी फील्ड सेलेक्ट करते हो, आर्ट कॉमर्स या अलग कोई, ठीक है, ओके, लेकिन उसमें से आपको साइंस में एंट्री नहीं मिलेगी। ध्यान में आ रही है आपको ये बात, आपको ये समझ में आ रहा है? देखिए अगर हम साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो दूसरे फील्ड में हम जा सकते हैं, हमारे लिए दरवाजे ओपन रहते हैं। लेकिन अगर हम 10th के बाद साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करते या फिर अदर आर्ट कॉमर्स या अदर फील्ड सेलेक्ट करते, तो अगर आपको वहां पर लगता है कि नहीं स्कोप तो ज्यादा साइंस में, ज्यादातर वर्ल्ड जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही, करियर डेवलप हो रही, उसमें साइंस से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको 12th के बाद ऐसा लगता है अदर फील्ड करने के बाद कि नहीं साइंस में आना जरूरी है, तो फिर आप नहीं आ सकते हो, आपके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगेगा। इसलिए मेरे ख्याल से पहले अगर हम साइंस फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो ये तो स्किल डेवलप ही हो जाता है और आपके लिए पूरा फील्ड मतलब कोई भी फील्ड आपके लिए ओपन रहेगी। तो एक यहाँ पर ये एक डिफिकल्टी है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ इसमें थर्ड डिफिकल्टी या बैरियर क्या हो सकता है, मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, मेरे ख्याल से ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सबको पसंद आता है, राइट स्टूडेंट्स? पता है मुझे मैथमेटिक्स, अब देखिए मैथमेटिक्स इज द नेसेसरी टू लर्न द फिजिक्स। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं यहाँ पर? बिकॉज बायोलॉजी पूरा थियोरेटिकल होता है, केमिस्ट्री में भी ज्यादातर पोर्शन 70%, 80% थियोरेटिकल और 20% न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है कि 80% न्यूमेरिकल्स और 20% थ्योरी होता है। तो हमें मैथमेटिक्स का यूज लेना है, मतलब इसके लिए पूरा मैथमेटिक्स आना जरूरी नहीं है, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पर जरूरी है। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपको क्लियर है तो यहाँ पर आपको फिजिक्स हार्ड नहीं है। ओके, अब बेसिक मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है? अलजेब्रा, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स हमें डेली रूटीन या फिर डेली लाइफ में भी यूज करना होता है, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है। मैं आपको डिटेल मैथमेटिक्स या टोटल मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बेसिक मैथमेटिक्स, ये तो हमने 8, 9, 10 तक पढ़ा होता है, उतना ही मैथमेटिक्स हमें फिजिक्स में लगने वाला है। ओके, और इसके साथ और एक एडवांस मैथमेटिक्स कौन सा होगा? डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ओके, ट्रिग्नोमेट्री एंड उनके एप्लीकेशंस। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें से ट्रिग्नोमेट्री ये तो आपको पता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमें नहीं चाहिए। फिजिक्स में क्या करना है हमें? बेसिक, जैसे आपको पता है साइन, कॉस, टैन, उसके टेबल वैल्यूज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री, उसके वैल्यूज वो तो हमें पता होते हैं, है ना? और कुछ रिलेशंस, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, या फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे कुछ रिलेशंस हमें फिजिक्स में यूज करने होते हैं। ओके, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। वैसे डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन ये आपको अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन 11 12 में आपको मैथमेटिक्स में हो जाएगा, लेकिन इसमें भी हमें बेसिक ही चाहिए, ज्यादा डिटेल नहीं जाना है। ओके, बेसिक कुछ, और वो बेसिक मैं आपको करवा के लूंगा, आपकी उतनी तैयारी में करवा के लूंगा। ओके, जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, जैसे हम फिजिक्स में उसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स, बिकॉज हमें फिजिक्स में कुछ थ्योरीज होती है, कुछ लॉज होते हैं। ओके, उसको पढ़ने के लिए, उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिक्स की जरूरत होती है, उसको अप्लाई करना होता है, तो बेसिक मैथमेटिक्स होता है। और जो कुछ भी मैथमेटिक्स यहाँ पर हमें लगने वाला है वो मैं आपसे यहाँ पर तैयारी करवा लूंगा, या फिर आपको वैसे मैथमेटिक्स के वीडियोस में भी वो मिल जाएंगे, तो उतना ये बैरियर नहीं। मतलब कि 10th में 95% स्कोर करने वाला बच्चा यहाँ पर 80-85 तक स्कोर करने के लिए स्ट्रगल करता है। तो अब ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पर एप्लीकेशन लेवल और यूजेस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपको एक बार आ जाता है, ओके, तो आपको 95% अगर 10th में मिला है तो 12th में भी 95% या उससे ज्यादा ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर ये पॉइंट्स बहुत ही जरूरी है। कौन से 2 पॉइंट? मीडियम का तो कोई बैरियर नहीं है, ओके, लेकिन आपको एप्लीकेशन लेवल और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत है। अगर हम स्टार्टिंग में इसी एंगल से, इसी एटीट्यूड से अगर पढ़ाई करते फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब आपको बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर है और फिर एप्लीकेशंस आपको एक बार उसकी डेवलप हो जाती है, तो फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स इज योर सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा आपको, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि बेसिक मैथमेटिक्स, ओके, जहां पर भी आर्टिकल में लगने वाला है वहां पर मैं उसको डिटेल में लूंगा, एक बात। दूसरी बात, फिजिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितने भी थ्योरीज या आर्टिकल्स होंगे, जहां पर भी, ओके, जहां पर भी मुझे लगता है कि ये आप इमेजिन नहीं कर पाओगे या फिर इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ अलग से और देना होगा, तो वहां पर मैं एनिमेशन जरूर आपको दिखाऊंगा। ओके, तो मतलब फिजिक्स के जो लेक्चर्स होंगे हमारे, उसमें जहां पर भी जरूरी होगा, मतलब हर एक वीडियो लेक्चर्स में तो रहेगा ही, लेकिन ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको
जो कॉन्सेप्ट क्लियर करनी होगी उससे रिलेटेड एनिमेशंस, ओके, तो आपकी कॉन्सेप्ट, आपका इमेजिनेशन उससे बेहतर हो सकता है, या फिर कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो सकती है। तो ये यहाँ पर हम करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, जितना भी बेसिक मैथ लगने वाला है वो हम रिलेटेड आर्टिकल के वक्त तो लेने वाले हैं, और साथ में एनिमेशन के साथ हम पढ़ाई करने वाले हैं, तो इससे आपको आसानी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम फिजिक्स का पहला टॉपिक, ओके, मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ओके।